उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी ठीक ही चल रही होगी। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जाना था। तो आज हम लोग जानेंगे कि पुरातात्विक स्रोत अच्छे मिले, कैसे मिले। तो हम लोग जान लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में कि पुरातात्विक साक्ष्यों की जानकारी हमें कैसे मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य की जानकारी के लिए सबसे पहले हम खुदाई करते हैं। खुदाई पुरातात्विक वेदता करता है। खुदाई दो प्रकार की होती है। पहला उत्पादन, जिसे वर्टिकल डिगिंग कहते हैं। दूसरा क्षैतिज खुदाई, जिसे हॉरिजॉन्टल डिगिंग कहते हैं। इसे हम ऊर्ध्वाधर खुदाई कहते हैं। वर्टिकल डिगिंग, ऐसे हम क्षैतिज खुदाई कहते हैं। क्षैतिज खुदाई तो आइए हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खुदाई से हमें क्या किस चीज की जानकारी मिलती है। मिट्टी की परत, यहाँ पर पुरातात्विक वेदता खुदाई कर रहा है ऐसे, इसे हम ऊर्ध्वाधर खुदाई कहते हैं। इससे हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है। समय काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि इसे ऊर्ध्वाधर खुदाई कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खुदाई जैसे ये डायनासोर का पाला होगा, ये सांपों का पाला होगा, ये मेढकों का, उसके बाद ये मानव। जब हम ऐसी खुदाई करते हैं ऊर्ध्वाधर, तो हमें मेढकों के बारे में पता चलता है, सांपों के बारे में पता चलता है, फिर डायनासोर के बारे में। इसे हम समय काल कहते हैं। और जब हम क्षैतिज खुदाई करते हैं ऐसे, जब इस तरह की खुदाई करते हैं तो हमें इस समय क्या हुआ था इसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे यहाँ पर मेढक है तो मेढकों के साथ साथ यहाँ पर और भी क्या हुआ था इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम सामग्री अवशेष के बारे में जान लेते हैं। सामग्री अवशेष क्या है? सामग्री अवशेष पुरानी सभ्यता के लोग जो वस्तुएं इस्तेमाल करते थे उन्हें हम सामग्री अवशेष कहते हैं। जैसे मकानों का प्रयोग कर रहे हैं, ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं, नालिया का प्रयोग कर रहे हैं, और भूसों का प्रयोग कर रहे थे। मूर्ति पूजा भी कर रहे हो और मंदिर का भी निर्माण किया हो। ये को हम सामग्री अवशेष कहते हैं। तो सबसे पहले हमने सामग्री अवशेष में बस्तियां के बारे में जाना था। बस्तियां से हमें
हड़प्पा के पूरे का पूरा शहर मिलता है, मोहनजोदड़ो का पूरा शहर मिलता है और राखी गढ़ी का पूरा शहर मिलता है। उसके बाद दूसरी नंबर पे अनाज। यहाँ पर किस प्रकार के अनाज उगाए जा रहे हैं, जैसे क्या यहाँ पर गेहूं की उत्पादन शुरू हो गई थी या कि कुछ नई फसलों उगाए जा रहे थे या नहीं उगाए जा रहे थे, इससे श्रृंगार वस्तुएं श्रृंगार वस्तुएं आभूषण आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं चौथे पे, औजार। यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जब हम पाषाण काल की बात करते हैं, इसे हम पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करते थे, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। सबसे ज्यादा इस काल में हम लोग पत्थरों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब औजार, यहाँ पे हम लोग पत्थरों का प्रयोग करना सीखे, उसके बाद हम लोग इसे घिस कर तीर कमांड बनाना सीखे, फिर इससे भाला भी बनाए, जिससे हमें शिकार करने में आसानी हुई और जिससे मानव का जीवन सरल और सुगम होता चला गया धीरे धीरे। और अनटिल एंड अनलेस हम फसल उगाना भी सीख गए, मानो फसल उगाना सीख गए, अनटिल एंड अनलेस ये फसल उगाना भी सीख गए। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद तांबे का प्रयोग होने लगा। तांबे का प्रयोग, उसके बाद कांसे का प्रयोग होने लगा। फिर 2020 तक 2020 तक हमें लोहे के बारे में भी जानकारी मिली। लोहे की जानकारी हमें सबसे पहले दक्षिण भारत से दक्षिण भारत से मिला। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली थी? मैग्रोलिथिक कब्रों से। मैग्रोलिथिक कब्रों से लोहे के साक्ष्य हमें इसी कब्र से, मैग्रोलिथिक कब्र से ही मिले थे। मैग्रोलिथिक कब्र होती कैसे है? यह पत्थरों की बनाई गई थी, ऐसे छोटे छोटे पत्थर चारों तरफ, उनके इसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया। इसे हम मैग्रोलिथिक कब्र कहते हैं। उसके बाद जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिंग वेल, रिंग का कुआं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका प्रयोग जल संग्रहण के लिए किया जाता था। कुछ इतिहासकार इसे बोलते हैं इसका प्रयोग शौचालय के लिए किया जाता था, और कुछ इतिहासकार इसे बोलते हैं कि लोग इसका प्रयोग नालियों के लिए करते थे। थैंक यू।